उस पर अभी से ही दावेदारी तेज हो गई है। समीकरण के हिसाब से 4 सीट आसानी से एनडीए के खाते में जा रही है। इसी में 1 सीट पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर रामविलास ने भी अपना दावा कर दिया है। महुआ से विधायक और पीएचईडी मंत्री संजय सिंह ने कहा कि 5 में से 1 सीट एलजेपी रामविलास को भी चाहिए। पार्टी ये सीट चिराग पासवान की मां रीना पासवान के लिए चाह रही है, लिहाजा ये सियासी मामला और ज्यादा रोचक हो गया है। क्या सहयोगी सेफ सीट चिराग को देंगे या फिर उनकी मां रीना पासवान 5वीं सीट के लिए दांव लगाएंगे? और अगर ऐसा होता है तो एनडीए के 202 विधायकों के अलावे चिराग पासवान को 3 और विधायकों के समर्थन की जरूरत राज्यसभा चुनाव में पड़ेगी। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी की माता जी हैं और हम सबों की भी माता जी हैं, और हम लोगों ने मांग रखा था अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी से कि मां को राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन वो तैयार होती हैं नहीं होती हैं इसका निर्णय वो लेंगी, और भेजना है नहीं भेजना है हमारे पार्टी के सारे निर्णय जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी लेते हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं, हमारे पार्टी के सभी नेता चाहते हैं, सारे विधायक चाहते हैं, सारे संगठन के लोग चाहते हैं कि माता जी को अवश्य भेजा जाए। कई बार बातचीत भी हुई है, चिराग जी से भी बातचीत हुई है। जो उनकी माता जी हैं रीना पासवान जी, पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव रहती हैं, ज्ञान भी देती हैं, तो क्या वो चुनाव लड़ने में दिलचस्पी रख रही हैं? राज्यसभा वो जाना चाहती हैं? क्या बातचीत कभी आपकी हुई कुछ ऐसी? देखिए, हम आपको एक जानकारी दे देते हैं। सरदार रामविलास पासवान जी के समय से ही वो हमेशा पॉलिटिक्स में एक्टिव रही हैं, और हमेशा अगर हम लोग के सरदार नहीं रहते थे, क्षेत्र में रहते या कोई भी रहता था, तो बिहार से कोई जाता था तो उसको कोई आदमी खा रहा है नहीं खा रहा है, मतलब किसी का कोई काम है या कुछ भी, तो मैंने इस हद तक एक्टिव रहती हैं कि बिहार के लोगों का सम्मान वो शुरू से ही देते रही हैं, और यही कारण है कि पॉलिटिकली जुड़ के रही हैं। तो इसलिए सब लोगों की इच्छा, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता की इच्छा है कि उनको भेजा जाए। तो इधर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने भी राज्यसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया और कहा कि जो परिस्थिति बनी है उसमें बिहार की खाली हो रही सभी 5 सीट एनडीए के खाते में ही जाएगी। की संख्या बल की दृष्टि से इन सीटों को जीतने का पर्याप्त आधार हमारे पास उपलब्ध है, और निसंदेह राज्यसभा में इन सीटों के जीतने के बाद हमारे संख्या बल में एक बड़ी बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए कि देश में ज़्यादातर राज्यों में जहां से ये चुनाव होने जा रहे हैं कुल 37 सीटें हैं, और इनमें कई सीटें हम लोगों के पास नहीं थी जिन्हें जीतने का ये अवसर है। तो राज्यसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद अब महागठबंधन की निगाह एआईएमआईएम के विधायकों पर है। आरजेडी और महागठबंधन के सभी घटक दलों का यह दावा भी है कि एआईएमआईएम के जो विधायक हैं वो महागठबंधन के साथ आएंगे और वोट करेंगे, क्योंकि बिना एआईएमआईएम के विधायकों के समर्थन के महागठबंधन के उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। लिहाजा तेजस्वी यादव अब ओवैसी के विधायकों पर अपनी निगाहें रखे हुए हैं। हालांकि इस मामले में एनडीए का दावा है कि सभी 5 उम्मीदवार एनडीए की जीत, जो एनडीए के सभी 5 उम्मीदवार होंगे वो जीत जाएंगे। महागठबंधन और आरजेडी को सपना देखने की आदत है, वो वही सपना देखते रहें। महागठबंधन का विचारधारा है, वो आईएम का भी विचारधारा है, तो हमारे भी महागठबंधन से एक माननीय सांसद राज्यसभा जाना बिल्कुल तय है। तो क्या आपको लगता है कि ओवैसी आपकी बात मान लेंगे? निश्चित रूप से जो विचारधारा उनका है राजनीति का, वही विचारधारा महागठबंधन का है, उससे अलग नहीं है, और महागठबंधन के एक माननीय सदस्य निश्चित रूप से राज्यसभा जाएंगे। मुझे लगता है कि एमआईएम का अभी जो रुख हम देख रहे हैं असेंबली के अंदर हाउस में, वो एनडीए के खिलाफ रहता है, और वो एनडीए को किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं कर सकते हैं, सिद्धांत नहीं कर सकते, नैतिकता के आधार पर नहीं कर सकते। तो फांसीवादी ताकत को हराने के लिए, एनडीए को डिफीट करने के लिए एक जो साझा उम्मीदवार होगा उसके साथ जरूर वो आएंगे। देखिए, क्या वो करेंगे क्या नहीं करेंगे उनकी मर्जी। 5 सीट पर एनडीए जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम आश्वस्त हैं, 5 सीट हम एनडीए के लोग जीत करके आएंगे। महागठबंधन कब जीतेगा भाई राज्यसभा?
आप सर किसको सपोर्ट करेंगे? आपका जाएगा? हम राजद को उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे। नीतीश जी में मंत्री बनिएगा आप? नाम आ रहा है पारिक। बना दीजिए, आरक्षण दीजिए, बना दीजिए। अरे निश्चित रूप से संख्या बल कम है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिहार के नेता हैं और ये शीर्ष नेतृत्व का मामला है। शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि, लेकिन ये पार्टी के मेरे नेता हैं और बिहार के नेता हैं, इसलिए अभी ये हम कह देंगे कि नहीं जाना है, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। बिहार में बेटियों की सुरक्षा और विधि व्यवस्था का मुद्दा आज विधान परिषद में उठा। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के नेतृत्व में विधान पार्षदों ने जहां सदन के बाहर प्रदर्शन किया, वहीं पुलिस सरकार पर सवाल उठाए गए तो सदन के अंदर राबड़ी देवी ने कार्यवाही शुरू होते ही सवाल खड़े किए। राबड़ी देवी ने कहा कि सिर्फ इस फरवरी महीने में ही बिहार में 35 से ज्यादा बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं हुई, जिनमें कई की हत्या तक कर दी गई। ऐसे सरकार इन बच्चियों की सुरक्षा को लेकर क्या कर रही है, इसका जवाब दिया जाना चाहिए। राबड़ी देवी के साथ सुनील सिंह ने भी पुलिस की नाकामी पर सवाल खड़े किए तो सरकार की ओर से मंत्री सुनील कुमार ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बच्चियों की सुरक्षा को लेकर सरकार बेहद गंभीर है और किसी भी सूरत में कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। तो छोटा छोटा बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है और बलात्कार करके लोग मार दे रहा है, तो इस पर सरकार से हम सवाल पूछते हैं, सरकार क्या इस पर कार्रवाई कर रही है रोकने का? कैसे रोकेगी सरकार? अब फरवरी महीना में 35 हुआ है लड़कियों के साथ, तो इस पर क्या सरकार कार्रवाई करेगी इसको रोकने के लिए? वैसे तो कोई भी सरकार इस पर कार्रवाई करती ही है। सरकार कार्रवाई उस तरह का है कि सभी जिला में हो रहा है, हर जिला में, पूरा बिहार में हो रहा है। सरकार इस पर एक दूसरे दिन हो रहा है, एक दूसरे दिन हो रहा है। जो बात आई है सरकार इसको ग्रहण, इस पर कार्रवाई करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। सरकार इस पर लेती है ग्रहण। महोदय पूरी इसकी सूची है, अभी मैडम ने हमको दिया है इसको, और ये पूरी सूची लगभग 36 से ऊपर सिर्फ फरवरी में ये बलात्कार की घटनाएं घटी है महोदय। और पुलिस इसको रोकने में पूरी तरह से विफल है महोदय। सरकार की चिंता, महोदय एक मिनट बोल लेने दीजिए, सरकार की चिंता किसी शरीफ सांसद को रात में उठाने में है। कोई अगर आईपीएस है उसको आप गर्दन में हाथ धर के थाना तक पहुंचा दे रहे हैं महोदय, लेकिन जो इसमें अपराधी लिप्त है उसको पकड़ने में प्रशासन बुरी तरह से विफल है। आपकी बातों को सरकार ग्रहण किया, इस पर कार्रवाई करी नहीं। माननीय बोलिए सभापति महोदय, जो बातें अभी सदन में रखी गई उस पर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, संज्ञान में है, और सरकार की नीति और नियत बिल्कुल साफ है कि जो कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम भी भर्त्सना करते हैं, सरकार भी इससे चिंतित है, और जो भी उचित और न्यायोचित कार्रवाई होगी और दोषी को किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। बिहार में विधि व्यवस्था और बच्चियों के साथ रेप की घटना पर विधान परिषद में सवाल उठाया गया, जिसके बाद इस पर बहस की मांग भी उठी। तो वहीं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने 23 फरवरी को गृह विभाग के मुद्दे पर चर्चा के दिन इस पर बहस की मांग कर दी, जिसमें आरजेडी को सभी आपराधिक घटनाओं की सूची रखने की चुनौती दी गई और सरकार ने ये कहा कि इस पर अपनी तरफ से सरकार एक्शन टेकन रिपोर्ट भी उस दिन जरूर देगी। 23 तारीख को गृह विभाग के बजट पर वाद विवाद है। जो भी सूची इनके पास उपलब्ध है वह सूची आप मंगवा लीजिए, और 23 तारीख को हर घटना पर सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई सच है या गलत है उन तमाम तथ्यों को सदन में पेश किया जाएगा। महोदय आपके यहाँ से नियमन चला जाए, हम लोग पूरी सूची कि कितने घटनाएं इस तरह के आपराधिक घटनाएं घट रहे हैं महोदय, अभी ले लीजिए सभापति महोदय, हमको भी एक्शन टेकन मंगाने में समय लगेगा ना तो महोदय। हम इसको पटल पे रखवा देंगे महोदय। एक घटना 72 मुकदमा वाला शरीफ है, इस शराफत हम यही सुन रहे हैं। इस पर एक दिन का बहस रख लिया जाए, क्योंकि इस पर बहस रख लिया जाए, उसके बाद प्रोसीडिंग का पार्ट बने, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इधर से भी नहीं सभापति महोदय, सरकार पर यह आरोप लगा कि विधि व्यवस्था ध्वस्त है, 1 महीने के अंदर ये घटना हुई,
हम कह रहे हैं कि आपने गलत बयान ही किया कि कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई हुई है, ऐसा कोई आपराधिक घटना नहीं, कार्रवाई नहीं होगा। तो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में विधि व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी जहां भी शासन में रहती है वहां अपराध ज्यादा होता है, वहां की सरकार में अपराधियों को संरक्षण मिलता है और जब अपराध पर सरकार से सवाल किया जाता है तो अपराधियों पर कार्रवाई के बजाय पुलिस गुंडों की तरह विपक्ष के नेताओं और कार्यकर्ताओं को ही परेशान करती है। भाजपा की जो स्थिति है पूरे देश में, जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं देश भर में, वही सबसे ज्यादा अपराध है और बिहार अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। सरकार में कोई लज्जा शर्म नहीं बचा है, पूरे बेखौफ होकर के अपराधी नंगा नाच किए हुए हैं, लोग डरे हैं, सहमे हैं। लेकिन जो सवाल पूछता है अपराधियों को ना धमका करके अंदर करके, लेकिन विपक्ष के लोग जो अगर सवाल पूछते हैं तो उनके कार्यकर्ता, उनके नेताओं को डराया धमकाया जाता है। तो सरकार भी तो गुंडा के तरीके ही से व्यवहार कर रही है। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की। गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां 4 नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर दिया गया। मांझा थाना क्षेत्र से 3 लड़कियां गायब हुई हैं। 24 घंटे में मांझा और नगर थाने में 4 केसेस दर्ज हुए हैं। नगर थाना क्षेत्र से एक लड़की गायब हुई। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर फिलहाल जांच में जुटी हुई है। तो ये लड़कियां कहां गायब हुई और इसके पीछे की वजह क्या रही, इसकी तलाश में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। प्राथमिकी दर्ज की गई। वहीं नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले की सीबीआई की तीसरी बार जहानाबाद पहुंची हुई है टीम और मखदूमपुर थाना क्षेत्र में संवेदना के मामा के गांव जाकर मामा और नानी से लगभग 3 घंटे तक पूछताछ की गई। सूत्र ये बता रहे हैं कि मुख्य रूप से इलाज के दौरान क्या हुआ, हॉस्टल की संचालिका से उन लोगों की क्या बातचीत हुई, इसी मुद्दे पर सीबीआई की पूछताछ फोकस थी। बाद में सीबीआई की टीम मखदूमपुर से गया भी गई। हालांकि इस मामले को लेकर न तो सीबीआई की टीम ने कोई जानकारी दी और न ही ऑन कैमरा मामा गांव के सदस्यों की तरफ से किसी तरह की कोई जानकारी जो है वो साझा की गई। बाढ़ से बड़ी खबर, जहां पर बच्चा चोरी के आरोप में एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी गई। लोगों ने बच्चा चोरी का आरोप लगाकर आरोपी की पिटाई करते हुए इस शख्स को बाद में कमरे में बंद कर दिया। बाढ़ थाने की पुलिस किसी तरह से आरोपी को कमरे से बाहर निकालकर थाने लेकर आई। पुलिस जब आरोपी को लेकर जा रही थी, इस घटना के दौरान ग्रामीणों की तरफ से देखिए कैसे जमकर बवाल किया गया। लोगों का गुस्सा पुलिस पर भी फूटा। बच्चा लेके जा रहा था जी, उसको बच्चा लेके जा रहा था। हाँ। हम तो फोन किया था, अपनी कोई आदमी पकड़ के रखा था। 112 था, 112 बोला जी आप ले जाइए उन्हें। हम लेके चला रूम में, उसको बंद किया। कौन बच्चा था? यह है वो बचवा? हाँ, बच्चा घरे हो। मंदिर के बगल में बाबू क्या करने आए थे? मांगते रहे बाबू, बाल बच्चा खा गया। कहाँ घर है आपका? कहाँ घर? घर बख्तियार को पड़ता हुआ। तो क्या करने आए थे आप यहाँ? हमारा बाल बच्चा चावल हमने मांगने के हम छोड़ कर नाम लगा दिया। आपको रस्सी से बांध कर पीटा भी गया है? हाँ बाबू, मारा बाबू, बाल बच्चा रस्सी से बांधा? कुछ नहीं, रस्सी से नहीं मारा, खाली पिटाई करा। बड़ी खबर दानापुर से, जहां एक बार फिर से शहर में नाले का खुला चैम्बर मौत का गड्ढा साबित हुआ है। खुले चैम्बर में गिरने की वजह से 2.5 साल की मासूम बच्ची की मौत तक हो गई। पटना नौबतपुर के सरासत गांव की ये वही तस्वीर है जिस नाले में डूबकर बच्ची ने अपनी जान गंवा दी। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्ची पढ़ने गई हुई थी, लेकिन वो रास्ते में खुले नाले में गिर जाती है और उससे उसकी मौत हो जाती है। 5 दिन के भीतर खुले नाले में गिरने की वजह से ही मौत की ये दूसरी घटना है। पटना में खुले नाले और सिस्टम में गड्ढे पर बार बार अब सवाल उठ रहा है। इस पूरी घटना के बाद लोगों में जबरदस्त आक्रोश है, नाराजगी है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और विभाग और प्रशासन को इस बच्ची की मौत का जिम्मेदार परिजन ठहरा रहे हैं।
तो इस हादसे के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश है और खुले नाले को ढकने की मांग अब ज्यादा तेज हो गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो देखिए लोगों की नाराजगी इस वजह से, क्योंकि ये हादसा कब रुकेगा, कैसे इस पर विराम लगाई जाए, इसे लेकर वक्त रहते कोई कदम क्यों नहीं उठाया जाता है, हादसों के बाद भी सबक क्यों नहीं लिया जाता है, इसे लेकर लोगों की नाराजगी है और लोग इस पर सख्त और जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जो है वो मिसिंग है, इस बारे में तो हम लोग मुखिया जी से बात की और अपने जो भी लाइजनिंग है वहाँ पे भेजे, खुद हम भी वो किए थे। तो 5 बजे के आसपास जो है बॉडी मिल गई थी, एक चैम्बर था उसमें वो चला गया था, जो मोटर से पानी वगैरह निकाल के फिर उसको रिकवर किए थे हम लोग और सुबह एम्स में उसका पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया। बच्ची का रिया कुमारी छोटी सी बच्ची है और वो कहीं ऐसे अभी तो पता जैसे चला है कि सूत्रों से कि वो कहीं आंगनबाड़ी में थी नहीं एडमिटेड, ऐसे कुछ बातें जो चल रही हैं। छोटी सी थी, अभी 2.5-3 साल की बच्ची थी मात्र। जितना भी हमारे तरफ से सहयोग राशि होगी आपदा के तो उसको मुहैया कराया जाएगा। और बड़ी खबर आ रही है पटना से। नीतीश कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। सोनपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा, इस पर मुहर लग गई है। 4200 एकड़ में यह हवाई अड्डा बनाया जाएगा और कैबिनेट में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगाई गई, जिसमें से एक महत्वपूर्ण एजेंडा जो था वो सोनपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का था, जिस पर उसके निर्माण को लेकर अब मुहर लग चुकी है, सहमति बन चुकी है। 4200 एकड़ में इस हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा। कैबिनेट में 35 एजेंडों पर मुहर लगी है, जो जानकारी सामने आ रही है। हालांकि ये कौन कौन से और एजेंडे हैं, संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, एक बड़ा फैसला जिसका इंतजार लोगों को काफी वक्त से था, सोनपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अब उस पर उसका रास्ता साफ होता हुआ। हाँ बिल्कुल, देखिए एक बड़ी सौगात बिहार के लिए है कि सोनपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है और वो भी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का सोनपुर में निर्माण कराया जाएगा। पहले से इसकी चर्चा लगातार की जा रही थी, मांग भी उठ रहा था कि सोनपुर में एक बड़ा इलाका है जहां अच्छे से एयरपोर्ट का निर्माण हो सकता है और आज बिहार कैबिनेट की बैठक में इस बात पर निर्णय हो गई, सहमति बन गई कि सोनपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाया जाएगा सोनपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और लगभग 4200 एकड़ यहाँ पर जमीन सरकार की तरफ से दी जाएगी हवाई अड्डा के निर्माण के लिए। तो कुल 35 एजेंडों पर बिहार कैबिनेट की मुहर लगी है, जिसमें सबसे बड़ा मामला है कि सोनपुर में राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कराया जाएगा और कहीं न कहीं बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात होगी कि पटना से के ठीक बगल में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनकर तैयार होगा। जी, दृष्टिकोण से, व्यवसायिक हो चाहे आर्थिक तौर पर हो, दोनों दृष्टिकोणों से ये बहुत आमूलचूल परिवर्तन लेकर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और अब देश दुनिया के खबरों पर नजर। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट निकालकर हंगामा किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामे की तस्वीर आते ही बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी कांग्रेस पर देश की छवि को बिगाड़ने की कोशिश का आरोप लगा रही है, क्योंकि जिस समय ये विरोध प्रदर्शन किया गया उस समय समिट में देश विदेश के कई दिग्गज और तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो प्रतिनिधि हैं उनकी मौजूदगी थी। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अचानक से बैनर पोस्टर लेकर मुख्य हॉल के पास पहुंच जाते हैं। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत यहां पर एक्टिव होते हुए, हरकत में आते हुए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और परिसर से उन्हें बाहर किया गया। तो आपको बताते चले, बाद में 10 यूथ कांग्रेस के जो ये तमाम लोग थे उन्हें पकड़ा गया और थाने लेकर पहुंची पुलिस। बताया जा रहा है कि अब इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, एफआईआर तक इनके ऊपर दर्ज किया जाएगा। कांग्रेस ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उनके लिए एआई, एम्बिशियस इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एस्पिरेशनल इंडिया या आत्मनिर्भर इंडिया नहीं है। इनके लिए एआई एंटी इंडिया है। ये आईएनसी नहीं, ये एएनसी, एंटी नेशनल कांग्रेस है। एआई समिट की पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है। प्रेसिडेंट मैक्रोन से लेकर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल तक
टेक कंपनीज के टॉप हॉन्चोस तक, सैम ऑल्टमैन से लेकर सुंदर पिचाई तक सब प्रेज कर रहे हैं। यहां तक कि शशि थरूर ने भी बोला कि एआई समिट वाज एक्सीलेंट। और अब खबरें खेल जगत की। बांग्लादेश के नए खेल मंत्री अमीनुल हक ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और भारत के साथ संबंधों को सुधारने की मंशा जाहिर की है। अमीनुल हक ने कहा कि वो आईसीसी T20 विश्व कप से बांग्लादेश की अनुपस्थिति के संदर्भ में इस मुद्दे को शीघ्रता से हल करना चाहते हैं। ऐसे में आम चुनाव के बाद अब बांग्लादेश और भारत के रिश्ते बेहतर होते नजर आ रहे हैं। पड़ोसी मुल्क के नए खेल मंत्री ने भारत के साथ क्रिकेट के रिश्ते बेहतर करने की बात कही है और इसके लिए उन्होंने भारत के उप उच्चायुक्त से मुलाकात तक की। और अब बात कारोबार से जुड़ी खबर की। और चलिए अब शेयर बाजार का हाल भी जान लीजिए। तो भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी दिन शुक्रवार को काफी रौनक देखने को मिली। 20 फरवरी को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ हरे निशान पर बंद हुआ। कारोबारी सत्र के दौरान भारी उतार चढ़ाव के बीच सेंसेक्स 316 अंक की बढ़त के साथ 82,814.71 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 116 अंक चढ़कर 25,571 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं मिड कैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार चढ़ाव देखने को मिला। और अब बात मनोरंजन जगत की। द केरल स्टोरी 2 फिल्म के ट्रेलर पर बवाल मचा हुआ है। 3 मिनट 7 सेकंड का यह ट्रेलर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता हुआ, जिसमें देश के 3 अलग अलग राज्यों में धर्मांतरण से जुड़ी हुई कहानियों को दिखाया गया है। फिल्म अगले हफ्ते 27 फरवरी को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी, लेकिन इससे पहले ही इस फिल्म का विरोध शुरू कर दिया गया। दावा यह किया जा रहा है कि फिल्म में अलग अलग स्टेट्स की लड़कियों की कहानी को दिखाया गया, जिनके साथ प्यार और धर्म परिवर्तन को लेकर साजिश रची जाती है। तो इस बुलेटिन में